सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है दीपक और आप सभी का स्वागत है दीपक ग्राफिक हिंदी यूट्यूब चैनल पे। सो ये है चैप्टर नंबर 30 एंड चैप्टर नंबर 29 में हमने बात की थी ब्लेंडर के कैमरा के बारे में कि कैसे उसकी सेटिंग्स वर्क करती हैं एंड कैसे वो कैमरा वर्क करता है, बेसिकली क्या फोकल लेंथ होती है, क्या चीज़ होती है। हमने सारी सेटिंग्स के बारे में वहाँ पे बात की थी एंड आई होप आपने मेरी वीडियो देख ली। अगर अभी तक आपने वीडियो नहीं देखी तो जाइए उस वीडियो को देखिए, क्योंकि जो वो वाली वीडियो है वो पार्ट 1 के नाम से मैंने अपलोड करी है, मीन्स कि वो पार्ट 1 है एंड ये पार्ट 2 है जिसमें हम डेप्थ ऑफ फील्ड के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखी तो आपको पार्ट 2 समझ में नहीं आएगा, तो एक बार जाइए उस पार्ट 1 को देख के आइए, फिर आप इस पार्ट 2 को देखिएगा। ओके एंड जैसे कि मैंने आपको बोला कि आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो है डेप्थ ऑफ फील्ड, जिसे हम शॉर्टकट में कहते हैं DOF। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास एक छोटा सा सीन है जिसमें मैंने पम्पकिन्स को डुप्लीकेट करके ऐसे एक के पीछे एक लगा रखा है, कुछ ऐसे। ओके एंड आप चाहें तो उनको थोड़ा सा चेंज भी कर सकते हैं, अगर इधर उधर आपको चेंज करना है हल्का सा सेटिंग्स ओके इनकी, बट ठीक है अगर वो वैसे भी है तो तब भी चलेगा, कोई इशू नहीं है। ठीक है, कुछ ऐसे। तो सबसे पहले हम अपने सीन में ऐड करेंगे कैमरा। ओके, तो उसके लिए मैं ऐड करूँगा Shift A एंड यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा कैमरा एंड सबसे पहले मैं आ जाऊँगा अपने फ्रंट व्यू में। ओके एंड अगर आपको फ्रंट व्यू के अकॉर्डिंग या फिर जिस भी आप व्यू में हो उसके अकॉर्डिंग अगर आपको कैमरा सेट करना है तो आपको प्रेस करना होता है Ctrl+Alt+0। आप जिस भी व्यू में होते हैं कैमरा ऑटोमेटिक उसी व्यू में ऐसा कैमरा सेट हो जाता है। देखिए मैं आपको दोबारा करके दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए आप इस वाले व्यू में हैं और आपको इसी व्यू से कैमरा चाहिए, आप कैमरा को ऐसा रोटेट करना नहीं चाहते हो और आप चाहते हो कि मेरा कैमरा व्यू जैसे मैं देख रहा हूँ ऐसे ही मेरा कैमरा व्यू भी सेट हो जाए, तो आपको प्रेस करना है Ctrl+Alt+0 एंड वही आपका कैमरा व्यू बन जाएगा। ओके, तो फिलहाल तो हमें फ्रंट से चाहिए तो मैं उसको फ्रंट से कर रहा हूँ फिर से Ctrl+Alt+0 और हमारा कैमरा व्यू हमारा सेट हो गया है। ओके देन उसके बाद मैं इसको हल्का सा सेट कर देता हूँ कुछ ऐसे। ओके, हम कुछ ऐसे भी से सेट कर सकते हैं, इनको थोड़ा सा और बाहर ले आ सकते हैं अगर हमको लाने की ज़रूरत लग रही है तो कुछ ऐसे। एंड जो लास्ट वाला है उसको भी हम थोड़ा सा ले आते हैं। आई थिंक ये भी रहता है थोड़ा सा और थोड़ा सा ये भी रहता है। हाँ अब ठीक है। ओके सो जैसे ही आप कैमरे को सिलेक्ट करेंगे एंड यहाँ पे आप जाएंगे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा डेप्थ ऑफ फील्ड। ओके बट इसको इनेबल करने से पहले मैं आपसे बोलना चाहूँ अपने सॉलिड मोड में आए एंड यहाँ पे जाके आप इस पर क्लिक करें और यहाँ पे एक ऑप्शन आता है डेप्थ ऑफ फील्ड एज अ व्यू पोर्ट। ओके तो इसको आप इनेबल कर लीजिएगा क्योंकि इससे काफ़ी फ़र्क पड़ता है। मतलब जो भी आपका अब जो भी आपका व्यू पोर्ट में जो भी डेप्थ ऑफ फील्ड दिखेगा वो 99.9% आपका एग्जैक्टली रेंडर व्यू में भी दिखेगा, तो आप उसे ज़रूर इनेबल कर लें यहाँ से एंड उसके बाद आप इनेबल करें अपना यहाँ से डेप्थ ऑफ फील्ड। ओके तो जैसे ही हमने डेप्थ ऑफ फील्ड इनेबल किया तो देखिए हमारा जो सामने वाला जो पम्पकिन है वो ब्लर हो गया, बाकी हमारे सारे अभी अनब्लर चल रहे हैं। ओके तो इसका रीज़न क्या है, बेसिकली अभी हमारा जो डिस्टेंस है वो सिर्फ 10 मीटर तक का है। ओके सो ये 10 मीटर तक की चीज़ों को ब्लर कर सकता है बेसिकली। आप यहाँ पर देख सकते हैं जैसे आपने लिखा हुआ है यहाँ पे कि डिस्टेंस ओनली 10 मीटर है। अब जैसे डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो चीज़ें पीछे को जाती चली जाएंगी, या फिर डिस्टेंस आप कम करेंगे तो चीज़ें थोड़ी कम ज़्यादा होती चली जाएंगी। देखिए ओके एंड जो F स्पॉट होता है बेसिकली ये होता है फोकल लेंथ। जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया कि फोकल लेंथ बेसिकली कैमरा और किसी भी ऑब्जेक्ट के बीच के दूरी का जो डिस्टेंस होता है वो होता है बेसिकली। तो जितना भी हमारा हायर नंबर ऑफ फोकल लेंथ होगा, जितना भी आप इसे हाई नंबर करेंगे उतना हमारा चीज़ें क्लियर होती जाएंगी, पर डिपेंड करता है कि हमारा डिस्टेंस कितना है। अगर हमारा डिस्टेंस ज़्यादा है और F स्पॉट कम है तो भी चीज़ें हमारी ब्लर ज़्यादा होंगी, एंड अगर हमारे F स्पॉट ज़्यादा है और डिस्टेंस कम है तो भी हमारी चीज़ें ब्लर कम होंगी। तो ये चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। अगर मैं इसको कम कर दूँ तो आप देखिए हमारा ऑलमोस्ट सारा ही ब्लर हो गया, सिर्फ एक को छोड़ के, क्योंकि वो शायद उस दायरे में नहीं आता। ओके तो इन दोनों को आपको मेंटेन करके चलना होगा जब भी आप काम करेंगे। देखिए अगर मैंने इसको इंक्रीज़ कर दिया 20 कर दिया या फिर 20 से ज़्यादा कर दिया तो अभी क्या हो रहा है कि अगर मैं F स्पॉट को कम कर दूंगा तो ऐसा हो जाएगा, अगर मैं इसको ज़्यादा करूँगा तो ये ऑलमोस्ट सारा ही क्लियर कर देगा, कहीं भी हमको नहीं दिखेगा दूर दूर तक। ओके तो फिलहाल तो मैं इसे बाय डिफ़ॉल्ट ही रहने देता हूँ जो हमारा था बाय डिफ़ॉल्ट 0.2 शायद 2.8 एंड 10 मीटर। ओके दैन उसके बाद आता है ब्लेड। तो मैं आपको ये सब चीज़ अब धीरे धीरे समझाता हूँ। तो सबसे पहले मैं इसको कैमरा व्यू लॉक कर देता हूँ ताकि मैं अगर इन पर जूम करूँ तो आपको चीज़ें समझ में आ जाए। तो बेसिकली जो ब्लेड होता है वो आप यहाँ देखिए, अभी आप देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट के बाहर एक काइंड ऑफ ब्लरनेस सी है। देखिए ये जो ब्लेड है अगर मैं इसको इंक्रीज़ करूँगा देखिए ये ब्लेड इसकी इंक्रीज़ हो रही है। देखिए देख रहे हैं आप,
तो बेसिकली ये ब्लेड वही है। तो ये क्या होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का शार्पनेस उसकी शेप को दिखाने के लिए होता है कि आपको कितना उस शेप को ब्लर करना है, कितना उस शेप को ब्लेड इन द सेंस मतलब शार्प करना है। ओके, तो अगर मान लो मैंने थोड़ा सा ब्लेड इंक्रीज कर दिया हल्का सा इतना 4, तो यहाँ पे रोटेशन आती है। देखिए जैसे मैं इसको रोटेट करूँ, आप देखिए जो ब्लेड है ना वो रोटेट हो रही है काइंड ऑफ। अगर मैं इसको ज़रा सा और इंक्रीज कर दो, आई थिंक सो मे बी थोड़ा सा रेशियो बढ़ाते हैं, तो शायद देखिए रेशियो बढ़ाने से क्या हो रहा है, जो शार्पनेस है वो कम ज़्यादा हो रही है। तो मैं रेशियो थोड़ा सा कम कर लेता हूँ, उसके बाद में इसको रोटेट करता हूँ। तो देखिए वो रोटेट हो रही है चीज़ें थोड़ी थोड़ी, अगर आप ध्यान से देखें गौर करके, यहाँ कहीं पे वो चीज़ें रोटेट हो रही है। हालांकि उनसे बहुत रेयर फ़र्क पड़ता है, पर अगर आपके पास बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं तो वहाँ पर ये बहुत अच्छे से यूज़ होता है। अगर आपको चीज़ें फोकस में रखनी है, ये देखिए ये रोटेट हो रहा है। अगर मैं इसको थोड़ा कम कर दूँ, आई थिंक तब थोड़ा ज़्यादा सही दिखेगा। हाँ, आई थिंक अब सही दिख रहा है। ओके, एंड रेशियो बेसिकली उस ब्लरनेस को कंट्रोल करता है कि कितना वो शार्प होगा, कितना वो ब्लर होगा। आप देखिए यहाँ पे, तो फिलहाल तो मैं रोटेशन को 0 ही रखता हूँ, फिलहाल हमें चाहिए नहीं। ओके, देन अब हम बात करते हैं कि हम कैसे एक परफेक्ट डेप्थ ऑफ फील्ड को कैप्चर कर सकते हैं, कैसे हम परफेक्ट डेप्थ ऑफ फील्ड को क्रिएट कर सकते हैं, कैसे हम अपने फोकस ऑब्जेक्ट पे ही काम कर सकते हैं और किसी सब को डिफोकस कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं उससे। तो अभी आप देखिए कि इसमें जो डिस्टेंस लिखा हुआ है बेसिकली 10 मीटर है। तो अगर मैं इस कैमरा से यहाँ पर जाऊँगा मेजरमेंट टूल पे, एंड यहाँ से मैं इसको चीज़ें मेज़र करना स्टार्ट करूँगा कुछ ऐसे, तो आप देखिए 10 मीटर तक ये ऑलमोस्ट सारा ही 10 मीटर के दायरे में आ जाता है। ठीक है, अगर मैं इसको ज़रा सा टॉप व्यू से देखूं, यहाँ कहीं इसका कैमरे का वो है हमारा फोकल लेंथ, तो इसको मैं देखूं तो ये ऑलमोस्ट 10 मीटर के दायरे में है। तो मतलब इसके दायरे में जो भी चीज़ें सबसे पहले आएंगी वो ब्लर होती चली जाएंगी। ओके, तो हमने को ध्यान रखना है कि इस 10 मीटर से हमें कम चीज़ें लेनी है, तभी हम किसी चीज़ को फोकस में कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं कैमरा व्यू में आ जाता हूँ और यहाँ पर अपना मटीरियल प्रीव्यू इनेबल कर लेता हूँ ताकि आपको चीज़ें और चीज़ें समझ में आ जाए। तो एंड मैं एक चीज़ और इनेबल कर लेता हूँ कि यहाँ पे हमारा आता है लिमिट। तो आप देखिए ये जो ब्लर की जो लिमिट है वो यहाँ कहीं तक है। तब आपने देखा था ना जब हम ब्लर कर रहे थे तो ये वाला हमारा ब्लर नहीं हो रहा था, बस यहीं तक इसकी लिमिट थी, इसलिए यहीं तक इसने ब्लर किया था। जैसे कि मैंने अगर इसको इंक्रीज़ कर दिया था, सॉरी डिक्रीज़ कर दिया था, तो लास्ट वाला हमारा बच गया था। तो देखिए इसका रीज़न यही था क्योंकि जो उसकी लिमिट है वो यहीं कहीं तक ही है, ये लास्ट वाले तक फोकस तक वो नहीं गई क्योंकि अभी डायगोनल चल रही है इसकी लिमिट। ओके, तो लिमिट हमें बता दें कि एग्जैक्टली इसकी कितनी लिमिट है। मान लीजिए हमको ये ऑब्जेक्ट हमें अगर फोकस में लेना है तो हम कैसे ले सकते हैं। एक तो ये है कि हमें पहले लिमिट को कंट्रोल करना होगा बेसिकली। ठीक है, वो यहाँ से होती है, जितनी बड़ी होगी जितनी आगे को आ जाएगी। देखिए अगर मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ, जितना मैं इसका डिस्टेंस कम करूँगा, जिस भी ऑब्जेक्ट पर आपको फोकस चाहिए, मान लो ये ऑब्जेक्ट पे आपको फोकस चाहिए तो यहाँ लेके आओ, पहले वो ऑब्जेक्ट दिखना चाहिए वैसे। ठीक है, जैसे मान लो ये वाला है। ठीक है, फिर आपको एफ स्पॉट को थोड़ा कम करना होगा। ठीक है, तो देखिए सिर्फ उस वाले ऑब्जेक्ट पे फोकस आ रहा है यहाँ कहीं पे, बाकी ऑलमोस्ट हमारे सारे ब्लर हो गए जो मैंने दूसरे वाले पंपकिन पे किया हुआ है। ओके, तो आपको सबसे पहले डिस्टेंस को देखना है कि हमारा डिस्टेंस कहाँ तक जा रहा है। उसके लिए आप यहाँ से लिमिट वाला ऑन कर सकते हैं। मान लीजिए मुझे पीछे वाला चाहिए तो अब ये पीछे वाले में फोकस लेगा। देखिए तो एक्चुअली हमारी चीज़ अभी डायगोनल ज़्यादा जा रही है तो वो उस ऑब्जेक्ट को कैप्चर नहीं कर पा रहा, पर इसका भी एक सोल्यूशन होता है। उसका रीज़न क्या, उसका सोल्यूशन क्या है कि मान लीजिए मैंने इस लिमिट को तो 10 ही रखा है कुछ ऐसे। ठीक है, पर यहाँ पे एक ऑप्शन आता है फोकस ऑब्जेक्ट। तो फोकस ऑब्जेक्ट में आपको सेट करना होता है आपको कौन सा ऑब्जेक्ट फोकस करना है। तो मान लीजिए मुझे ये वाला ऑब्जेक्ट फोकस करना है, सिर्फ फ्रंट वाला। ठीक है, तो मैं अगर मैं कैमरे पे जाऊँगा और इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से ऐसे सिलेक्ट कर लूँ, अब सब कुछ ब्लर हो गया बट ये भी ब्लर है, अभी ये भी शार्प नहीं है, ये भी ब्लर है। अब आपको ये एप स्पॉट से यहाँ से इसको मेंटेन करना होगा कि देखना होगा कि आपको कहाँ पे ये कितना ब्लर दिखाना है। ये देखिए, तो अभी हमको लग रहा है कि ये सारा थोड़ा सा, अभी हमको लग रहा है कि ये थोड़ा सा अच्छा दिख रहा है। ओके, अगर आपको तीसरे या तीसरे नंबर के आपको छठे नंबर पे करना है तो आपको यहाँ से चीज़ें मेंटेन करनी होंगी। ये देखिए, ओके, एंड मेक श्योर कि आप वहाँ से डेप्थ ऑफ फील्ड इनेबल कर ले पहले, क्योंकि जितना आपको परफेक्ट व्यू पोर्ट पर दिख रहा है उसका 99.9% आपको रेंडर पे भी परफेक्टली दिखेगा, वो चांसेस होते हैं। ठीक है, वैसे ही अगर मैं मान लीजिए इस ऑब्जेक्ट को फोकस करना चाहता हूँ तो मुझे इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना होगा। उसके लिए सबसे पहले मान लो इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना चाहता हूँ, थोड़ा बाहर ले आओ पहले तो उसे, इसको सिलेक्ट किया, देन देखिए ये फोकस में आ गया। अगर मैं इसको हटा दूँ, अभी डी फोकस है, फोकस में आ गया। बस यहाँ से फिर हमें एफ स्पॉट छेड़ना होगा।
ओके, सो ऐसे काम करता है हमारा डेप्थ ऑफ फील्ड एंड ये काफ़ी इजी है एंड काफ़ी यूनिक लगता है जब आप अपने रेंडर में डेप्थ ऑफ फील्ड यूज़ करते हैं। एंड डेप्थ ऑफ फील्ड का मतलब ही यही है कि किसी भी डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट के बीच में जो डिस्टेंस है उसमें फोकस करना, अपनी जो मेन ऑब्जेक्ट है उसको फोकस दिखाना और बाकी चीज़ों को ब्लर कर देना। ओके, तो ये था हमारा डेप्थ ऑफ फील्ड। आई होप आपको ये डेप्थ ऑफ फील्ड अच्छा समझ में आ गया हो। आपको मैं एक रेंडर लेकर दिखा देता हूँ कि कैसे ये दिख रहा है। ठीक है, तो उससे पहले मैं इसका थोड़ा सा एफ स्पॉट ठीक करके इसको थोड़ा सा अच्छा बना देता हूँ। आई थिंक ये ठीक है। तो मैं एक रेंडर ले रहा हूँ। तो आप देखिए इसने काफ़ी खूबसूरती से इस वाले को थोड़ा फोकस में दिया है, बाकी को थोड़ा ब्लर कर दिया है। तो यही काम करता है हमारा डेप्थ ऑफ फील्ड। ओके, सो नेक्स्ट पार्ट में हम बात करने वाले हैं ब्लेंडर के कैमरा स्विचिंग के बारे में, जो कि काफ़ी यूज़फुल टूल है। यूज़फुल क्यों है मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि ब्लेंडर का जो कैमरा स्विचिंग ऑप्शन है वो इतना यूज़फुल है कि आपको मल्टीपल फाइल बना के अलग अलग कैमरा को एनिमेट करके अलग अलग फाइल को मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है। आपको एक ही फाइल में मल्टीपल कैमरा लगा के आप उसको एनिमेट कर सकते हैं एंड कैमरा के बीच में स्विच दे सकते हैं, कट दे सकते हैं, जो आप अलग अलग फाइल में निकालने की कोशिश करते हैं। तो वो हम बात करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। उससे नेक्स्ट पार्ट में हम बात करने वाले हैं कि आप कैसे एक टर्न टेबल, एक टर्न अराउंड अपने मॉडल को शोकेस कर सकते हैं। दैन उसके बाद हम बात करने वाले हैं उसी वीडियो में कि ये जो हमारे कैमराज रहते हैं, डॉली कैमरा, क्रेन कैमरा रिग एंड 2D कैमरा रिग, इन सब के बारे में हम उसी में बात करेंगे। तो आज की वीडियो को इतना ही गाइस, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड इस वीडियो को ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे होम गाइस।